सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी लाइव कक्षा संख्या 219 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको छंद का कुछ परिचय बताया था, छंद का अर्थ बताया था और छंद शास्त्रों के आचार्यों के नाम बताए थे। 10 आचार्यों ने छंद पर अपने अपने छंद शास्त्र लिखे हुए हैं और उनमें वर्तमान में जो सबसे अधिक प्रचलन में छंद शास्त्र है वो है आचार्य पिंगल का, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर पढ़ रहे हैं। छंद के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। वृत्त छंद होता है, जाति छंद होता है। वृत्त छंद होता है उसको वर्णित छंद भी कहते हैं, और इसमें प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गिनती की जाती है। और एक दूसरा जाति छंद होता है, इसको मात्रिक छंद भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक पाद में मात्रा गणों के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, 2 प्रकार के गण होते हैं। एक होते हैं मात्रा के अनुसार मात्रा गण, ठीक है, और एक होते हैं वर्णों के गण, तो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और छंद के भेद भी बता दिए थे कि वृत्त छंद के 3 भेद होते हैं, समवृत्त और अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। इनकी परिभाषाएं भी बता दी थी। ठीक है, जो समवृत्त होता है उसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या समान होती है, और जो अर्ध समवृत्त होता है उसमें क्या होता है, प्रथम और तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ में समान समान वर्णों की संख्या होती है। और जो विषम वृत्त होता है उसमें चारों पादों में अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, इतना मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते हैं छंद परिचय में। भी आज की कक्षा में पूरा छंद परिचय हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये 2 कक्षाएं प्रत्येक संस्कृत पढ़ने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है छंद विषय की जानकारी के लिए। ठीक है, इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको छंद का परिचय इतना अच्छी प्रकार से कहीं ऑनलाइन कक्षा में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे नंबर 5 है मित्रों, कहते हैं कि लघु गुरु विचार। छंद में क्या होता है, लघु वर्ण गुरु वर्ण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, प्लुत नहीं होता। ठीक है, लघु और गुरु की बात चलती है कि इस छंद के अंदर, इस गण के अंदर इतने लघु होने चाहिए, यहां पर लघु होना चाहिए। ठीक है, इतने लघु होने चाहिए, इतने गुरु होने चाहिए, यहां पर गुरु होना चाहिए। ये मुख्य रूप से देखा जाता है। तो ये लघु और गुरु के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पाठकों को यही मालूम नहीं होता है जात के लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो कहते हैं नंबर 1, ह्रस्व स्वर को लघु कहते हैं। तो ह्रस्व वर्ण होते हैं जिनको आप छोटा बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण होते हैं ई उ री है, और बस इतने वर्ण होते हैं। क्या ये लृ भी है, एक लृ भी लिया है इन्होंने। तो कहते हैं लघु स्वर, माने जो ह्रस्व वर्ण होते हैं लघु स्वर ये हैं आ ई उ री लृ। इन ह्रस्व वर्णों, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, लघु भी लघु कहते हैं। छंद की बात, जब छंद की चर्चा करते हैं, छंद की वार्तालाप करते हैं, छंद का बातचीत होती है, तो उसमें जब हम लघु कहेंगे तो लघु का अर्थ है ह्रस्व वर्ण। और ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर आ ई उ री लृ, ये 5 वर्ण हैं।
ठीक है, तो मानिएगा इन 5 वर्णों को ही लघु कहा जाता है। नंबर 2, दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं उनको क्या बोलते हैं? गुरु, उनका नाम गुरु है। गुरु स्वर ये हैं, दीर्घ कौन कौन से वर्ण है ध्यान रखेंगे? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, क्या आ ये दीर्घ है, आप सभी जानते हैं। रचनानुवाद कौमुदी को आपने पढ़ा है तो और अच्छी प्रकार से जानते ही होंगे, वैसे सभी लोग जानते हैं। ई, उ, री, परंतु क्या है, जब हिंदी में पढ़ाते हैं, हमारे हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको उतना अच्छी प्रकार से व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या है, उनको ऐसा पढ़ा दिया जाता है छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा औ। ये गलत है। ये सभी क्या है, दीर्घ ही हैं, और ये सभी गुरु हैं। इसमें ह्रस्व नहीं है कोई भी, ध्यान रखेंगे। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। और जो दीर्घ होते हैं उनको हम छंद की भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? गुरु। अर्थात ये वर्णों का नाम क्या है? गुरु। स्पष्ट हो गया होगा आपको। चलिए अब देखिएगा नंबर 3, लघु स्वर के बाद विशेष ध्यान देने वाली बात है यहां पर। एक तो ये बता दिया आपको, लघु ये होते हैं, गुरु ये होते हैं। इसके अलावा और गुरु कौन से होते हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं? लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार अथवा विसर्ग या कोई संयुक्त व्यंजन होगा तो वह लघु स्वर भी गुरु माना जाता है। क्या ध्यान रखना है? लघु को भी माने ये वर्ण हैं, ये वर्ण भी कहीं कहीं क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। बेशक ह्रस्व रहेंगे परंतु गुरु माने जाएंगे। कब? यदि इनके बाद माने मानिएगा ऐसा हो गया जैसे ये हमने लिख दिया रामम का पश्चाती, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया? अब देखिएगा यहां पर ये रामम, ये क्या है? ह्रस्व है तो लघु होना चाहिए, परंतु यहां अनुस्वार ऊपर आ गया इसके पीछे, के बाद में क्या आ गया? अनुस्वार। तो ये क्या हो गया? ये गुरु हो गया। अब ये अब लघु नहीं रहा, ये क्या हो गया? गुरु। तो अनुस्वार जिसके पीछे आ जाए, जिस ह्रस्व के पीछे, लघु के पीछे, वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। और अथवा विसर्ग आ जाए, जैसे हम यहां लिख देते हैं रामाह गच्छति, तो अब ये भी गुरु हो गया, लघु नहीं रहा, ये गुरु हो गया। ठीक है, अथवा संयुक्त व्यंजन कोई आ जाए। संयुक्त का अर्थ होता है ह्रस्व अ के बाद में 2 मिले हुए आ जाएं, जैसे आप कह सकते हैं सज्जना। ठीक है, सज्जना में क्या है? ये जा, 2 जा आ गए, ये 2 व्यंजन मिले हुए आ गए। इससे पूर्व में जो ये आ है, ये क्या हो गया? अब गुरु हो गया। ध्यान देंगे, संयोग माने ह्रस्व वर्ण के बाद में है। आ की बात नहीं, आ दिखा रहा हूं। ह्रस्व ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, लरी भी हो सकता है। इनके बाद में यदि इन तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये वर्ण क्या है? लघु की जगह पर क्या बन जाएंगे? गुरु बन जाएंगे। स्पष्ट है? तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि लघु स्वर के बाद कोई अनुस्वार आ जाता है, कोई विसर्ग आ जाता है, अथवा
कोई संयुक्त वर्ण माने दो मिले हुए व्यंजन बाद में आ जाते हैं तो वो पूर्व वाला ह्रस्व क्या हो जाता है, बोलो, गुरु हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तीन बात हो गई। अब चौथी बात और, पाद का अंतिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार गुरु भी माना जाता है। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि पाद, श्लोक के अंदर 4 पाद होते हैं, 4 पाद बताए थे। यदि उस 4 पादों के पाद के अंत में, क्या पाद के अंत में मानिएगा ये है, ये 4 पाद हैं इस श्लोक के अंदर। ठीक है, इस श्लोक के अंदर 4 पाद हैं, तो पाद के अंतिम वर्ण यहां पर क्या है, च का आ है। तो ये यदि छंद के लक्षण के अनुसार, लक्षण हम आगे पढ़ेंगे कौन से छंद में क्या क्या कहां कहां होना चाहिए। यदि छंद का लक्षण ये कहता है कि इस छंद के पाद का अंतिम गुरु हो, परंतु हम देख रहे हैं वहां पर ये लघु है, तो ये पाद के अंत में लघु है तो हम इसको गुरु भी मान सकते हैं। पाद के अंतिम लघु अक्षर को, ह्रस्व वर्ण को हम लघु भी मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा स्वीकार कर लेंगे, या नहीं। यहां पर विकल्प है, आप इसको लघु भी मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं, पाद के अंतिम ह्रस्व वर्ण को। परंतु ये वाली जो तीसरी वाली बात बताई थी, ये विकल्प नहीं है। ये तो लघु के बाद यदि अनुस्वार होगा, विसर्ग होगा अथवा संयुक्त वर्ण होंगे तो वो तो गुरु ही हो जाएगा, लघु नहीं रहेगा। परंतु पाद का अंतिम जो लघु स्वर होता है उसको यदि आवश्यकता है तो गुरु भी मान सकते हैं, लघु भी मान सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको छंद बनाते समय अथवा छंद पढ़ते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा अब इसके लिए एक श्लोक बना दिया है। क्या इस बात को आप कैसे श्लोक के माध्यम से ध्यान स्मरण रख सकते हैं। श्लोक क्या है, श्लोक में आपको यहां बता देता हूं। तानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी वा। बहुत सुंदर बात बता दी। कहा कि सानुस्वारश्च माने अनुस्वार पीछे है जिसके, ऐसा क्या है, लघु वर्ण, क्या है, लघु वर्ण। और दीर्घश्च और दीर्घ वर्ण, और विसर्गी माने जिसके पीछे विसर्ग है ऐसा लघु ह्रस्व वर्ण। लघु माने ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण के पीछे विसर्ग। गुरुर भवेत माने गुरु, उसको गुरु मानना चाहिए। क्या, जिस ह्रस्व वर्ण के पीछे अनुस्वार है अथवा दीर्घ वर्ण है अथवा जिस ह्रस्व वर्ण के पीछे विसर्ग है उसको क्या मानना चाहिए, गुरु। और कहते हैं वर्णा संयोग पूर्वश्च, और संयोग क्या, वर्ण है संयोग पूर्वः, अर्थात ऐसा वर्ण जो मन जिसके मन संयुक्त वर्ण बाद में है, तो उसको भी क्या मानना चाहिए, उस ह्रस्व वर्ण को भी गुरु मानना चाहिए। तथा उसी प्रकार से पादांतगाः अपि वा, जो पाद के अंतिम लघु को, पाद के अंतिम लघु को क्या मानना चाहिए, ग का अर्थ होता है गुरु, उसको गुरु मान सकते हैं। पाद का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो वो गुरु है ही अपने आप, परंतु यदि लघु ह्रस्व है तो भी उस ह्रस्व को हम क्या मान सकते हैं, गुरु। ठीक है, क्या मानेंगे, ह्रस्व को गुरु। अभी कभी मेरे मुख से ऐसा निकल रहा है कि लघु को गुरु, लघु को गुरु नहीं, ह्रस्व को गुरु, क्योंकि लघु और गुरु तो ये हम यहां पर छंद में नाम रख रहे हैं,
तो लघु को गुरु नहीं करना, ह्रस्व को गुरु करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो तथा पादांतगः अपिवा, माने पाद के अंतिम लघु को हम आवश्यकता अनुसार ग माने गुरु मान सकते हैं। ये श्लोक है, आप श्लोक याद कर लेंगे, इसका श्लोक मैंने स्पष्ट कर दिया। अब देखिएगा, अब आगे ये सारी बात इसी श्लोक का भाव है। अब है लक्षणों में, अब आगे ध्यान रखेंगे, हम लक्षण बताएंगे आपको आगे। लक्षण जो श्लोकों के लक्षण बताए जाएंगे, आर्या छंद का यह लक्षण है, ठीक है, और इंद्र वज्रा का जो भी छंद है उनके लक्षण बताएंगे। उनके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, लक्षणों में ल का अर्थ है एक लघु। कहीं पर यदि ल लिखा है तो इसका अर्थ क्या मानना चाहिए, एक लघु। और लव लिख दिया तो लव ये द्विवचन में हो गया तो इसका अर्थ होगा दो लघु। ल का अर्थ है एक लघु और लव का अर्थ है दो लघु। इसी प्रकार से ग का अर्थ है एक गुरु और गऊ का अर्थ है दो गुरु। गऊ का अर्थ गाय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर गा है, ये गाय गा है गा, तो यहाँ पर गा का अर्थ क्या है, गुरु मानना चाहिए, एक गुरु, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लक्षणों में ल का अर्थ क्या है, एक लघु, लव माने दो लघु, और ग माने एक गुरु और गौ माने दो गुरु वर्ण, ठीक है। चलिएगा, ये क्लियर हो गया आपका। आगे आ जाइएगा। अब है नंबर 6। नंबर 6 में कहते हैं कि गण विचार। अब गण पर आते हैं, गण क्या कौन कौन से होते हैं, कौन क्या गण हैं, ठीक है, ये लीजिएगा। गण विचार में क वर्णिक गण, दो प्रकार के गण होते हैं, मात्रिक गण और वर्णिक गण। वर्णों के अनुसार गण और मात्राओं के अनुसार गण। मात्रा क्या होती है, एक मात्रिक में ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, ठीक है। तो वर्णिक गण, वर्णिक छंदों की गणना के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। जो वर्णिक छंद हैं, आपका जो वृत्त छंद है, वृत्त, उसको वर्णिक छंद भी बोलते हैं। जो गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, ये वृत्त छंद, वृत्त छंद को वर्ण या वर्णकृत या वर्णवृत्त या वर्णिक छंद भी कहते हैं। तो जो वर्णिक छंद होता है, वृत्त छंद होता है, उसमें क्या होता है, वर्णिक गण का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, वर्णिक छंदों की गणना के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। एक गण, गण माने समूह में 3 अक्षर होते हैं। क्या है, ध्यान देंगे, यहां मात्रा नहीं देखनी है आपको, यहां 3 वर्ण देखने हैं। कौन से वर्ण, आपको मैंने पहले बता दिया था, छंद में जब वर्णों की गणना करते हैं या मात्राओं की गणना करते हैं तो व्यंजनों को नहीं देखना, केवल और केवल स्वर, अच्छ है, वोवेल्स के मात्रा और संख्या को देखना होता है, ठीक है। तो कहते हैं एक गण में 3 अक्षर होते हैं। लघु वर्ण के लिए, लघु वर्ण होगा उसके लिए कैसा निशान दिखाते हैं, ऐसी एक खड़ी रेखा दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सीधी लकीर चिन्ह है, और गुरु वर्ण के लिए ये अवग्रह जैसा चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी छंद विचार के अनुसार क्रमशः, अंग्रेजी में भी छंद होता है, अंग्रेजी भाषा, उसमें भी छंद का विवरण है। तो वहां पर कैसा चिन्ह लगाया जाता है, ये बता रहे हैं कि ऐसा चिन्ह होता है लघु के लिए और ऐसा चिन्ह होता है गुरु के लिए। अनुसार क्रमशः चिन्ह हैं, ये अंग्रेजी छंद के हैं, ठीक है। वहां पर भी लघु और गुरु है, ठीक है। मैं एक छंद की अलग से क्लास पढ़ाऊंगा,
आपको पूरा विस्तार से उसमें छंद पढ़ेंगे हम, ठीक है। छंद की सीरीज चलाएंगे। ये पिंगल कृत छंद है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा। इसके अंदर वैदिक छंद भी आ जाएंगे आपके और लौकिक छंद भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एक सीरीज चलाएंगे, जैसे ही समय मिलता है तो पूरा आपको हम छंद भी पढ़ा देंगे, ठीक है। इनके नाम और लक्षण निम्नलिखित श्लोक में दिए, ध्यान दीजिएगा। जो ये वर्णिक छंदों की गणना के लिए जो गण हैं वो इसे श्लोक में दिए हैं। अच्छा, गण 8 हैं, ये ध्यान रखिए, ये भूल गए बात। गण कितने हैं? 8 हैं। और इनके नाम, 8 गणों के नाम और लक्षण निम्नलिखित श्लोक में दिए हैं। ये श्लोक है, आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप गणों के नाम भी याद हो जाएंगे और किस गण में कौन सा माने कौन सा वर्ण कहां पर होना चाहिए ये भी जान हो जाएगा। कहते हैं मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्यगतो रल मध्यः तोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः। यहां पर आप अपनी पुस्तक में करेक्शन कर लीजिएगा, ये रत्न नहीं है, ये रा ला है, ला है। एक क्या प्रिंटिंग मिस्टेक में गलती से ऐसा लिख गया, ये वास्तव में क्या है? ला है, ला। ये रत्न नहीं है, राला मध्य ऐसा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पहले मैं ये बता देता हूं आपको, फिर श्लोक समझा देता हूं। ये क्या है? गण है, इसमें 8 गण हैं। 8 गणों के नाम जैसे ये माह त्रिगुरु, मा माने मगण। मगण में क्या होते हैं? 3 गुरु होते हैं। मगण में क्या होते हैं? 3 गुरु होते हैं। यहाँ मात्रा नहीं देखनी कि 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा, नहीं, यहाँ वर्ण देखने हैं। तो मगण का जो लक्षण दिया है, मगण में क्या है लिखा? माह त्रिगुरु। मगण में 3 गुरु होते हैं। ये गुरु है तीनों, देख लीजिएगा, तीनों गुरु हैं, ठीक है। और कहते हैं त्रिलघुश्च नकारो, नकारः। तो जो नकार माने नगण, नगण में क्या होते हैं? त्रिलघु, तीनों लघु होते हैं। ये देख नगण है, ये तीनों लघु है। लघु की ऐसी खड़ी रेखा है और गुरु का एस जैसा चिन्ह है, जिसको अवग्रह भी बोलते हैं। भादि गुरु, ठीक है, ध्यान दिए, भादि गुरु। भादि माने भगण में आदि वर्ण गुरु होता है, बाकी के लघु होते हैं अपने आप। तो 2 ही प्रकार के, तो लघु और गुरु। तो गुरु बता दिया, आदि गुरु होता है। भादि गुरु माने भा में भगण में आदि गुरु होता है, तो आदि गुरु हो गया ये, और बाकी के 2 लघु हो गए, ठीक है। पुनः आदिर लघु यह का अर्थ है यगण। यगण में क्या होता है? आदि लघु होता है, बाकी के गुरु हो जाते हैं। तो यगण में क्या कर दिया? आदि लघु हो गया, 2 गुरु हो गए अंतिम। सरल लक्षण है पूरा। और कहते हैं जो गुरु मध्यगतः, जो का जा का अर्थ है यहाँ पर जगण। तो जगण होता है, उसमें क्या होता है? मध्य में गुरु होता है और आगे पीछे लघु होते हैं। जगण में देख लीजिएगा, मध्य में गुरु आ गया ये, और आदि और अंत में लघु आ गया, ठीक है। और कहते हैं रल मध्य, रल मध्य माने र माने रगण, और रगण में ल माने लघु, मध्य में होता है, ऐसा अर्थ है। र माने रगण, ल माने लघु, माने रगण में लघु माने एक लघु मध्य में होता है। तो रगण में देखिए लघु मध्य में आ गया एक, और आदि और अंत में क्या हो गए? गुरु हो गए, गुरु हो गए। और कहते हैं सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः। कहते हैं सोन्त गुरु माने जो सगण है, सो माने सा माने सगण। सगण में क्या होता है? अंत गुरु, अंतिम गुरु होता है, तो आदि वाले ये लघु हो जाते हैं। तो और कथितः अंत लघुस्तः, माने तगण में अंत लघु कहा गया है, तो अंत में लघु हो गया, बाकी के दोनों क्या हो गए? गुरु हो गए।
मैंने श्लोक का एक एक अक्षर आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। 8 गण है, 8 गणों की परिभाषा भी बता दी है और कैसे कैसे कौन सा गण होता है। कौन सा है? मगाणा, नगाणा, भागाणा, यागाणा, जागाणा, रागाणा, सागाणा, तागाणा, ठीक है। तो ये 8 गण हैं और मगण में क्या होते हैं? तीनों गुरु होते हैं। नगण में तीनों लघु होते हैं। भगण में पहला गुरु होता है, बाद के 2 लघु होते हैं। यगण में पहला लघु होता है, बाद के 2 गुरु होते हैं। जगण में पहला लघु होता है, मध्य में गुरु होता है, अंत में लघु होता है। और रगण में आदि में गुरु होता है, मध्य में लघु होता है, अंत में गुरु होता है। सगण में आदि में 2 लघु होते हैं, अंत में 1 गुरु होता है। तगण में आदि में 2 गुरु होते हैं, अंत में 1 लघु होता है। ये 8 गण हैं। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। इसी बात को यहां पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने भी लिख दिया है, ठीक है। क्या लिख दिया है बोलो? अर्थात मगण तीनों गुरु वर्ण, नगण तीनों लघु वर्ण, भगण प्रथम गुरु, अन्य 2 लघु, यगण प्रथम लघु, शेष 2 गुरु, जगण मध्यम वर्ण गुरु, शेष 2 लघु, रगण मध्यम वर्ण लघु, शेष 2 गुरु, सगण अंतिम वर्ण गुरु, शेष 2 लघु, तगण अंतिम वर्ण लघु, शेष 2 गुरु। अब जी आपको इससे बढ़िया कहां पढ़ने को मिलेगा? मुझे असंभव लगता है। आप सभी लोग छंद भाषा के, छंद के प्रचार प्रसार के लिए इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, जिससे संस्कृत भाषा के जो गूढ़ ज्ञान है, जो प्रौढ़ स्तर का ज्ञान है, वो लोगों में पहुंचे, ठीक है। संस्कृत को लोग शादी विवाह की भाषा ना समझें, ओम स्वाहा की भाषा ना समझें। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान की भाषा है। उसकी वैज्ञानिकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ये वाली संस्कृत ले जानी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये आपको मैंने समझा दिया। इन्हीं के लिए थोड़ा सा और बताते हैं कि आप इन्हीं बातों को और दूसरे ढंग से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसको भी समझ लीजिएगा। ये उससे भी सरल है। निम्नलिखित श्लोक से भी इन गणों को समझ सकते हैं। श्लोक क्या है? आदि मध्यवसानेषु यरतायान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम्। बहुत सुंदर है, मैं समझा देता हूं आपको। 8 गण है, 8 गण है। 8 गण में क्या देखिएगा? कितने गण दिखे? यगण, रगण, तगण, भगण, जगण, सगण, मगण, नगण। 8 गण हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से गण में कहां पर कौन सा गुरु होता है, कौन सा लघु होता है, कितने गुरु होते हैं, कितने लघु होते हैं। आप इस श्लोक को याद रख लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं। और इस श्लोक में भी क्या है आपको रखना है? इस श्लोक को आप ऐसा बना लीजिएगा कि इसको आप ऐसा बनाएंगे, भाजसा गौरवम, और यरता लाघवम। ठीक है, क्या है? भजसा गौरवम यरता लाघवम। मैं इस श्लोक को भी समझा दूंगा आपको, पहले इसलिए समझ लीजिएगा। भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, ठीक है। इनमें क्या है? भाजसा
गौरवम, भगण में क्या करना चाहिए, जो भगण है आपका उसमें पहला गुरु होता है। इसके लिए यहां पर ये श्लोक आदि मध्यवसानेषु, कहते हैं आदि माने पहला, मध्य माने बीच का, और अवसान माने अंतिम। ठीक है, कि यारतायांति लाघवम माने यगण रगण तगण, इनमें क्या है, लघु का क्रम। माने यगण में कौन सा लघु होता है, रगण में कौन सा लघु होता है, तगण में कौन सा लघु होता है, उसकी बता रहे हैं। तो कहते हैं यहां क्रम से देखिएगा, आदि मध्य अवसान तीन है, और यहां पर भी तीन है, यगण रगण तगण। तो कहते हैं कि इनमें क्रमशः यगण में आदि वाला लघु होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या, यगण में आदि वाला लघु होता है, और रगण में मध्य वाला लघु होता है, और तगण में अंतिम लघु होता है। अभी यही हमें आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, और कहा भजसा गौरवम यान्ति, और भजसा माने भगण जगण सगण, इनमें क्या क्रम है, भगण में आदि गुरु होता है, और जगण में मध्य गुरु होता है, और सगण में अंतिम गुरु होता है। बाकी के बच के वो लघु होते हैं, और यहां पर बाकी के बच के वो गुरु होते हैं। ठीक है, और मनऊ तो गुरु लाघवम माने मगण और नगण में तो क्या होता है, जो मगण होता है आपका उसमें सारे गुरु होते हैं, और नगण में सारे लघु होते हैं। ठीक है, मनऊ तो गुरु लाघवम, मगण और नगण माने मगण में गुरु और नगण में लघु सारे होते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है सभी के लिए, परीक्षार्थियों के लिए भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आ जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर वाला भी श्लोक ये रख लेता हूं। अब आपको दिखेगा पूरा। ठीक है, आप घटाते जाइएगा। ये देखिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या कहा, यरता यान्ति लौघवम, तो या से यगण, देखिएगा यगण कहां, ये है रगण कहां है आपका, ये रगण, ता माने तगण, तगण कहां है आपका, ये है। ठीक है, क्या कहा, यरता यान्ति लाघवम क्रम से होता है, माने य में आदि लघु, र में मध्य लघु, और त में तगण में अंतिम लघु। अब देखिएगा यगण में आदि लघु है, आदि लघु है, आदि लघु हो गया, फिर बाद के क्या हो जाएंगे, अपने आप गुरु हो जाएंगे, अपने आप गुरु हो जाएंगे। और रगण में क्या क्या, मध्य लघु होता है, मध्य लघु आ गया ये आपका, आगे पीछे अपने आप गुरु हो जाएंगे। ठीक है, और ता माने तगण, तगण में क्या कहा, अंत में लघु होता है, अंत में लघु है ये, और आगे के क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भाजसा गौरवम यान्ति, गौरवम माने गुरु, तो भगण, भगण देखिएगा, भगण ये, भगण में क्या होता है, आदि, ये इसमें भी घटेगा, माने भगण में भा में आदि गुरु हो गया, अंतिम दो लघु हो गए आपके, और जगण में मध्य में गुरु हो गया, जगण ये आपका, इसमें क्या है, मध्य में ये गुरु हो गया। ठीक है, और सगण, सगण में आपका क्या हुआ, अवसानेशु माने अंत में क्या है, गुरु है, बाकी के लघु हो गए। तो ठीक है, और मनऊ तो गुरु लाघवम माने म में सभी गुरु होते हैं, मगण में सभी गुरु हैं, और नगण में सभी लघु हैं।
इस प्रकार से भी आप स्मरण रख सकते हैं। इस श्लोक को याद, आदि मध्यवसानेषु यरतायान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मानऊ तु गुरु लाघवम। इसमें सब कुछ तो आ गया, क्रम मैंने समझा दिया, इनके साथ कैसे संगति लगानी है अपने आप समझ लीजिएगा, इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आइएगा। ठीक है, अर्थात यगण रगण तगण में क्रमशः प्रथम मध्यम अंतिम वर्ण लघु होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रम समझा दिया। भगण जगण सगण में क्रमशः प्रथम मध्यम अंतिम गुरु वर्ण होते हैं। मगण में तीनों गुरु और नगण में तीनों लघु होते हैं। बन गई बात? ठीक है, अब इससे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप टेबल बना लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइएगा, गणों को जानने का एक प्रकार और भी है, तीसरा प्रकार बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सरल है तीनों प्रकार। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। तीसरा प्रकार है गणों को जानने का एक प्रकार यह भी है, ये भी बहुत सरल है। यमाता राजभानसलगम, क्या है? यमाता राजभानसलगम, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या? यमाता राजभानसलगम, यमाता राजभानसलगम। इसमें सभी जो 8 गण है उनका पूरा लक्षण दिया है। कैसे दिया है इसको देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा, या माने यगण, मा माने मगण, त माने तगण, र माने रगण, ज माने जगण, भ माने भगण, न माने नगण, स माने सगण। ठीक है, ये हो गया। कितने गण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ये क्या गण के नाम दे दिए, इनमें पूरा आ गया आपका। ठीक है, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये 8 गण आ गए आपके। अब आप इतने से ही प्रत्येक गण के अंदर ये जानना चाहते हैं कि इस गण के अंदर कौन सा गुरु होता है और कौन सा लघु होता है, वो इसी से जानना है आपको। कैसे जानना है देखिए, कैसे जानना है। इनमें आपको क्या करना है, आपको तीन अक्षरों के वर्ण समूह बना लेने हैं। ये आपने पहले 3 का बना लिया, या माता, ध्यान दीजिएगा, बनाना सीख लीजिए, या माता, ये बना लिया। और जो आदि अक्षर है वो क्या करेगा, आदि अक्षर है वो गण को निर्देश करेगा। माने यमाता में या आदि है तो हम य से क्या आता है, यगण आ जाएगा। ठीक है, यगण। और यगण में कितने लघु होते हैं, कितने गुरु होते हैं, और कहां कौन से क्रम से होते हैं, वो आपको यही देखने हैं। अब इन तीनों में आप देखिएगा, यमाता में पहला वर्ण ये क्या है, लघु है, और ये कौन सा है, गुरु है, और ये क्या है, गुरु है। यमाता, यमाता। अब यहां पर आप कैसे करेंगे, ये लघु है, हाँ सॉरी, ये यह लघु है और 2 बाद में गुरु है, अर्थात ये यगण का लक्षण बन गया। यगण का लक्षण क्या बन गया, यगण में पहला गुरु लघु होता है, बाद के तो गुरु होते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, ये और बहुत संक्षिप्त और सटीक परिभाषा है। ठीक है, यमाता, यमाता में क्या है, पहला यमाता शब्द के अंदर पहला लघु 2 बाद में गुरु, तो इसका मतलब है यगण, यगण में पहला लघु होता है, बाद के 2 गुरु होते हैं। यही लक्षण आपको पूर्व पहले बताया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहां से लेना है, इसको छोड़ देंगे। अब मातारा, क्या, मातारा, 3 वर्ण में बनाने हैं, मातारा। ठीक है, देखते जाइएगा।
अब माँ तारा में माँ है तो माँ पहला वर्ग वर्ण है तो उसको मगण आ जाएगा, क्या मागण। अब मगण में कौन कितने ह्रस्व लघु होते हैं, कितने गुरु होते हैं, कैसे। अब इसमें देखिएगा, इसमें ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, तीनों गुरु हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मगण में तीनों गुरु होते हैं। तो मगण का यही लक्षण दिया था, मगण में तीनों गुरु होते हैं, तीनों गुरु होते हैं मगण में। और अब देखिएगा, ये मगण का लक्षण हो गया, दो का हो गया। और देखिएगा फिर आप यहां से लेंगे ताराज, क्या ताराज, यहां लिख लीजिएगा ताराज, ताराज। अब ताराज में ता है तो तगण आ जाएगा, तगण। तगण का लक्षण क्या है, इसमें पहला ये गुरु है, ये भी गुरु है, अंतिम लघु है ये। तो लक्षण क्या बनेगा, पहले दो गुरु और अंतिम इसमें लघु। तगण में क्या होता है, पहले दो गुरु होते हैं, अंतिम लघु होता है। घट गया पूरा, पूरा इसी में से निकाल दिया, तगण हो गया। ठीक है, अब आपका यहां तक हो गया, आगे चलिए। ये यगण हो गया, मगण हो गया, तगण हो गया। अब राजभा, तीन दिन का ले रहे हैं, राजभा। तो राजभा में क्या है, राजभा, रगण है ये, क्या है, रगण, रगण आ गया। रगण, रगण का लक्षण क्या है, रगण का लक्षण हो गया अपना, पहला गो इसमें गुरु है राजभा में, अंतिम मध्यम लघु है, अंतिम गुरु है। तो इसका क्या बनेगा, गुरु लघु गुरु। रगण में मध्य गुरु, मध्य लघु होता है और आदि और अंत में गुरु होता है। ये लक्षण बन गया, कहीं से ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है, और अब योगा रगण हो गया, चार गण हो गए आपके, यगण मगण तगण रगण। अब जभान, क्या है, जभान, जभान तो जा गया, जगण आ गया। ठीक है, अब जगण में अब देखिएगा, लघु है ये गुरु है और ये लघु है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, लघु गुरु लघु। ये जगण का लक्षण हो गया। जगण में पहला लघु होता है, मध्य गुरु होता है, फिर अंत में लघु होता है। ठीक है, अब आपके कितने हो गए, यगण मगण तगण रगण जगण, 5 गण हो गए। अब आगे आ जाइएगा, भानस। ठीक है, भानस, तो क्या है ये, भानस, ये भगण है। भागण, भगण का आप देखिए, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। तो लिखिएगा यहां पर गुरु लघु लघु। भगण का यही लक्षण है, आदि गुरु होता है और दो अंत के लघु होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, यगण मगण तगण रगण जगण भगण। अब आपके 6 गण हो गए। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। अब ना सा ला लिखिएगा, या ना सा ला। अब नसल ये क्या है, ना है तो नगण। नगण का लक्षण क्या है, नगण का लक्षण है आपका लघु लघु लघु, मान तीनों लघु होते हैं। तो नगण में तीनों लघु होते हैं, यही लक्षण है। ठीक है, और देखिएगा, अब 7 गण हो गए आपके, अंतिम गण और बचा है। तो इसको लिखिएगा सालगम। अंत में क्या बचा, सा ला गम। ठीक है, ध्यान देंगे, ये वास्तव में यहां पर मां दिख रहा है आपको, परंतु ये किसी श्लोक का एक पार्ट है। तो ये वास्तव में क्या है, ये ध्यान देंगे आप, ये वास्तव में ये अनुस्वार है, ये वास्तव में ऐसा है, सा ला गम।
नहीं, ठीक है ठीक है। ये क्या है? सा ला, ऐसा मानिए सा ला गम। या दो प्रकार से मैं समझा देता हूं, इसमें दो प्रकार से समझना है आपको। सालगम का माने सालग, ऐसा मान लीजिएगा आप। इसमें क्या है? सालग। तो सलगम, तो यहां पर क्या है? ये सगण का लक्षण दे रहे हैं, सगण। इसको दो प्रकार से आपको कैसे समझ सकते हैं। ये क्या है? लघु है। ये क्या है? लघु है। और ये वास्तव में मां, ये मां दिख रहा है आपको, ये क्या है? वास्तव में अनुस्वार हो जाता है। इसको क्या हो जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार हो जाने पर क्या होता है? ये जो अंतिम जो ह्रस्व अ है, माने ह्रस्व वर्ण के बाद में यदि अनुस्वार आया है तो वो क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। तो ये गुरु माना जाएगा। यहां पर ये गा, गा का आ गुरु माना जाएगा। तो क्या लक्षण निकल के आ जाएगा इसका? लघु, क्या होगा? लघु, लघु और गुरु। ये सगण का लक्षण है आपका कि आदि के दो लघु होते हैं, अंतिम गुरु होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से घटाना है। दूसरा प्रकार आपको ये यहां समझ सकते हैं कि यहां पर ये ग है, ग। ग का अर्थ क्या बताया था हमने? ग का अर्थ होता है एक ग माने एक गुरु। अभी बताया था पहले। हमें ल से एक लघु समझना चाहिए, लऊ से दो लघु, और ग से एक गुरु, और गऊ से दो गुरु। तो यहां पर ये ग है, तो ग का मतलब क्या हो गया? एक गुरु। तो एक गुरु माने अंत में यहां पर गुरु हो जाएगा, दो लघु हो जाएंगे। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, या माता राजा भान सलगम है, या माता राज भान सलगम। सलगम खाने वाली शलगम नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब इसकी हिंदी मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें 8 गणों और लघु गुरु का नाम है। जो गण गिनना हो उसके लिए उस गण के अक्षर को लेकर आगे के 2 वर्ण और ले लें। आगे माने पीछे के, आगे का अर्थ होता है अब आगे माने पीछे के। हम पीछे का भी कह सकते हैं। आगे का अर्थ आगे के मत लीजिएगा, पीछे के लीजिएगा। वे जैसे वर्ण हैं वैसा ही गण समझना चाहिए। जैसे मगण, मगण में मां तारा तीनों गुरु हैं। नगण, नगण, नगण में क्या है? ना साला, ये बन रहा था ना साला, तो तीनों लघु बन रहे थे। तो ये लक्षण इस प्रकार से पूरा घटा लेना है आप। चलिएगा मित्रों, ये हो गया आपका। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं इसको। ठीक है, बड़ी कक्षा हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपको 3 प्रकार से वर्णिक छंदों की गणना के लिए जो 8 गणों का उपयोग किया जाता है उनको समझ लेना है। ठीक है, तो ये क्या है? गण है। ठीक है, 8 गण, मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। ठीक है, इनको श्लोक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मस्त्रि गुरु स्त्री लघुश्चनकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्यगतो रत्न मध्य सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः। ठीक है, और दूसरा श्लोक इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आदि मध्यवसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ठीक है, और तीसरा लक्षण यमाता राजभान सलगम। इन 3 लक्षणों से जान सकते हैं। ये हो गया आपका वर्णिक छंदों के गण का परिचय। अब मात्रिक गण आ जाइएगा, खा में आ जाइएगा मात्रिक गण।
मात्रिक गण, मात्रिक छंदों में प्रत्येक पाद की मात्रा गिनी जाती है, ध्यान दीजिएगा। वर्णिक छंदों में प्रत्येक पाद के वर्ण गिने जाते हैं, और वर्ण माने स्वर, स्वर गिने जाते हैं। और जो मात्रिक छंद होता है, जो मात्रिक छंद होता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक पाद की मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्ण नहीं गिने जाते हैं। मात्रा माने 5 मात्राएं होनी चाहिए, चाहे वो ह्रस्व दीर्घ मिलाकर के कैसे भी हो, ठीक है। प्रत्येक पाद, प्रत्येक मात्रिक गण में 4 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान देंगे। पहले वाले क्या थे, वर्णिक गण। वर्णिक गणों में गुरु लघु माने तीन माने चाहे 3 लघु हो चाहे 3 गुरु हो, चाहे लघु गुरु मिलाकर के 3 होने चाहिए, ठीक है, 3 वर्ण होने चाहिए। यहां पर क्या है, जो मात्रिक गणों में 4 मात्राएं होती हैं, मात्रिक गण 5 हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 4 मात्राएं होनी चाहिए, चाहे वो 4 वर्णों की हो, चाहे वो 2 वर्णों की हो, चाहे वो 3 वर्णों की हो, 4 मात्राएं होनी चाहिए। लघु माने ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा मानी जाती है, तो ह्रस्व वर्ण होता है उसकी 1 मात्रा मानी जाती है। और गुरु माने दीर्घ के वर्ण की 2 मात्राएं, क्या 2 मात्राएं मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे मानिएगा ये आ है, आ को कितना माना जाएगा, 1 मात्रा, और ये आ है, इसको क्या माना जाएगा, 2 मात्रिक। ये 1 मात्रिक है, ये 2 मात्रिक है। ऐसे ही आपको ह्रस्व दीर्घ का जानना है। मात्रा गण 5 हैं, जैसे वर्ण जो वर्णिक गण थे वो 8 थे, जो मात्रा गण है वो 5 हैं। उनके नाम और चिन्ह ये हैं नीचे देखिएगा। 5 कौन से हैं, ये म से मगण, न से नगण, ध से भगण, ज से जगण, स से सगण, ठीक है जी। अब क्या करना है, मगण में ध्यान दीजिएगा, वो ऊपर वाली बात भूल जाइएगा। यहां मगण में क्या करना है, मगण में 2 गुरु होते हैं, 2 गुरु की कितनी मात्राएं हो गई, 4 मात्राएं। ध्यान दिए, हर गण में 4 मात्राएं आई। और जो नगण होता है, नगण में क्या होते हैं, 4 लघु होते हैं, 4 लघु होते हैं लगातार, तो उसमें क्या होता है, 4 मात्राएं होती हैं, तो 4 मात्रा हो गई इसमें भी। भगण में क्या होता है, पहला गुरु होता है और बाद के 2 लघु होते हैं, तो ये भी कितनी हो गई, 4 मात्राएं हो गई। जगण में क्या होता है, आदि लघु होता है, मध्य में गुरु होता है, अंत में लघु होता है, ये भी 4 मात्रा हुई, 1 1 2 2 4। सगण में क्या है, 2 लघु और 1 गुरु, ठीक है। तो ये गुरु हो गया आपका, ये 2 लघु हो गए, ठीक है। तो ये भी 4 मात्राएं हो गई आपकी। 4 मात्राएं होती हैं इसमें, और लघु और गुरु का क्रम ऐसा होता है, देख लिया इसमें आपने। यहां पर 4 मात्राएं हैं, ऊपर वाले में मात्राएं कम ज्यादा हो सकती हैं, यहां पर मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे आपने यहां पर क्या है, मात्रा आपकी देखिएगा आगे भी, जिसमें कितनी मात्राएं, 3 गुरु हैं तो 6 मात्राएं हो गई, देख लीजिएगा। इसमें मात्राओं की संख्या बराबर नहीं है, इसमें क्या है, यहां कितने 6 मात्रा हो गई है। और इसमें नगण में लघु है 3, तो 3 मात्राएं हो गई। भगण में 1 गुरु और 2 लघु, 4 मात्राएं हो गई। और इसमें 2 2 4 और 1 5 मात्राएं हो गई। यहां पर मात्राओं की तरफ ध्यान नहीं देना होता, ठीक है। यहां पर गुरु लघु के क्रम पर ध्यान होता है, गुरु लघु की संख्या देखनी होती है, इतने गुरु होते हैं, इतने लघु होते हैं, इस क्रम से होते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पर मात्राओं का ध्यान देना होता है, और ये देखना होता है कि गुरु कहां पर होता है, लघु कहां पर होता है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये सगण हो गया।
तो ये मात्रिक छंद में हम आगे आपको बताएंगे, आ जाइएगा। अब एक अंतिम बात और इस कक्षा की शेष रहती है, उसको भी आज कंप्लीट कर देते हैं। अगली कक्षा में हम श्लोक के लक्षण, छंदों के लक्षण पढ़ेंगे। नंबर 7 में यति और गति, इन दो शब्दों का भी प्रयोग होता है। यति लगाई जाती है और गति लगाई जाती है। का यति श्लोक के एक पाद के पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद अल्प विराम होता है उसे यति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं श्लोक के 4 पाद होते हैं, ठीक है, और 4 पाद माने एक पाद पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद में अल्प विराम होता है, माने एक पाद को पढ़ने के बाद हल्का सा थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम को ही क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। छंद की भाषा में क्या बोलते हैं? यति। यति का अर्थ है विराम या विश्राम, हल्का सा थोड़ा सा रुकना। लक्षणों में इस बात का निर्देश किया गया है कि कितने वर्णों के बाद यति आती है। ये आगे हम जब छंदों के लक्षण पढ़ेंगे अभी, तो उसमें बताया जाएगा इस छंद में यहां पर रुकना चाहिए है इतने वर्णों बाद, तो उसी को यति कहते हैं। लक्षणों के 7 कोष्ठ में यति का संकेत है। आगे आएगा जो लक्षण बताएंगे वहां कोष्ठक में यति का निर्देश भी किया गया है, ठीक है। यहां पर आपको रुकना है। खा गति, गति क्या होती है? गति का अर्थ है प्रवाह, श्लोक का धारा प्रवाह पढ़ा जाना, माने लय कह सकते हैं। गति माने हर श्लोक की अपनी एक गति होती है, एक लय होती है। क्या होती है बोलो? लय होती है। तो लय होती है तो उस लय को भी ध्यान में रखना होता है, परंतु उस लय को सीखने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास में जाकर के सीखना होता है। हम यहाँ केवल आपको परिभाषा सिखाएंगे, लय आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये मित्रों आपका छंद का मैंने परिचय आपको करा दिया है। आज की कक्षा काफी बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है। अब छंदों के लक्षण और उदाहरण हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, जितने भी इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और सभी छंदों का आपको यदि लक्षण जानना है तो आप सभी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पिंगल कृत छंदः सूत्रम, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। इन 2 पेजों की जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको विशेष रूप से आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए और संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए काफी उपयोगी है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।